हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंस्पिरेशन आईएएस डेली न्यूज़ एनालिसिस। आज हम 7 अप्रैल 2021 का डेली न्यूज़ एनालिसिस करेंगे, जो होगा हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और आसाम ट्रिब्यून से। जो बच्चे यूपीएससी और अदर स्टेट पीसीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, वो हमारे वेबसाइट www.inspirationies.org पर विजिट करके इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और बाकी स्टडी मटेरियल्स को भी आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अल्टरनेटिवली आप हमारे सोशल मीडिया पेज जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब करके इन सारे स्टडी मटेरियल्स को डाउनलोड कर सकते हैं। जो स्टूडेंट्स यूपीएससी और अदर स्टेट पीसीएस के प्रीलिम एग्जामिनेशन में बैठ रहे हैं इस बार, तो उनके लिए इंस्पिरेशन आईएएस ने मॉक टेस्ट सीरीज स्टार्ट किया है, जो जनरल स्टडीज और सीसैट दोनों ही पेपरों में होगा। ज्यादा जानकारी के लिए आप इन नंबरों में कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हैं, या आप हमारे वेबसाइट www.inspirationies.org पर विजिट करके भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इंस्पिरेशन आईएएस ने अपने पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल फाउंडेशन बैचेस स्टार्ट कर दिए हैं। तो जो स्टूडेंट्स जिनका पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल है, तो आप हमारे इस फाउंडेशन बैचेस में एनरोल कर सकते हैं। इस बैचेस में आपके ऑप्शनल के कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन होंगे, जो स्टार्ट होगा बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक। ये 3 बैचेस में हो रहे हैं, जैसे कि मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग बैचेस में। अगर आपका पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल है, तो आप इन नंबरों पे फ़ोन करके इंक्वायरी कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज हमारा सबसे पहला डेली न्यूज़ एनालिसिस। तो हमारा सबसे पहला न्यूज़ है एफसीएटी एबॉलिश्ड। रिसेंटली इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज़ है कि इंडियन गवर्नमेंट ने फिल्म सर्टिफिकेशन एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल को एबॉलिश कर दिया है। इसके चलते बहुत सारे फिल्म इंडस्ट्रीज में थोड़ी ह्यूज एंड क्राइज है। तो समझते हैं आखिर ये एफसीएटी होता क्या है और इसको एबॉलिश करने से लोगों को क्या प्रॉब्लम हो रही है। देखिए, द फिल्म सर्टिफिकेशन अपीलेट ट्रिब्यूनल, इसका जो पूरा नाम है वो है फिल्म सर्टिफिकेशंस अपीलेट ट्रिब्यूनल। ये एक तरह का अपीलेट ट्रिब्यूनल है एंड हैज बीन डिसॉल्व्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। ठीक है। द फिल्म सर्टिफिकेशन अपीलेट ट्रिब्यूनल वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1983 एज ए स्टैट्यूटरी बॉडी constituted with the section 5D of the Cinematography Act 1952 by the Ministry of Information and Broadcasting, Government of India। इसका जो हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में है। देखिए, समझते हैं जैसे एफसीएटी आखिर ये है क्या। देखिए, सीबीएफसी या सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशंस एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होता है जो हर एक फिल्मों को देखता है और उसके उसके अनुसार उसको सर्टिफिकेट देता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा फिल्मों में यू, बी, ए या एस जैसे सर्टिफिकेट टैग लगे रहते हैं। ये सर्टिफिकेट जो होता है, ये कैटेगरी जो होता है, ये फिल्म सीबीएफसी डिसाइड करता है। और अगर फिल्म के हम आगे हम बात करेंगे कि कैसे ये सर्टिफिकेट कैसे डिसाइड होती है। तो अगर फ़िल्म किसी भी हद में, जैसे कि एडल्ट फ़िल्म होती है, तो उसमें ए सर्टिफ़िकेट दिया जाता है, जो बच्चों को नहीं दिखाया जाता है या बच्चों को एंट्री उसमें अलाउ नहीं होती है। तो ये जो सर्टिफ़िकेशन होता है, ये सीबीएफसी देता है। अब देखिए, जैसे सपोज़ करिए कि कोई प्रोड्यूसर्स अगर कोई फ़िल्म बनाता है, तो उसे लगता है कि अगर उसके फ़िल्म में ए सर्टिफ़िकेट आ जाए, तो उसकी फ़िल्म शायद उतना बिज़नेस ना करे, जितना अगर बिना ए सर्टिफ़िकेट के करती है। जितना बिना ए सर्टिफ़िकेट के अगर वो फ़िल्म उतना बिज़नेस करेगी, जितना वो नहीं कर पाएगी दूसरा सर्टिफ़िकेट, अगर ए सर्टिफ़िकेट उसको मिले तो। मतलब कि अगर किसी प्रोड्यूसर को लगता है कि उसकी फ़िल्म में ए टैग या ए सर्टिफ़िकेट लगने से उस फ़िल्म का जो बिज़नेस के ऊपर में असर पड़ेगा, तो वो क्या करता है कि उस सीबीएफसी के डिसीज़न के खिलाफ, सीबीएफसी के डिसीज़न के खिलाफ वो एफसीएटी ट्रिब्यूनल्स में या अपील कर सकता है कि सीबीएफसी ने जो टैग लगाया है या इतने सारे कट्स मेरे फ़िल्म में लगाने के लिए बोला है, वो गलत है और वो हमारे राइट टू लिबर्टी या राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अगेंस्ट है। तब एफसीएटी क्या करता है, उस सीबीएफसी के डिसीजन के खिलाफ ये परमिशन देता है और कहता है कि ठीक है, आपको अगर ये जो फ़िल्म की जो सर्टिफ़िकेशन है उसमें दूसरे सर्टिफ़िकेट कैटेगरी लगा देता है या सीबीएफसी के डिसीजन के खिलाफ कोई ऑर्डर दे देता है। अब देखिए, इसके चलते गवर्नमेंट और एफसीएटी और सीबीएफसी के बीच में थोड़ी तल्खी हो जाती है। जिसके चलते गवर्नमेंट ने अभी डिसाइड ये किया है कि सीबीएफसी ही एक अथॉरिटी होगी जो फिल्म सर्टिफिकेशन करेगी, और एफसीएटी बोल के हम लोग जो ऑर्गेनाइजेशन जो अपीलेट ट्रिब्यूनल बनाया था उसको हम लोग अभी एबॉलिश करते हैं। अगर किसी डायरेक्टर या प्रोड्यूसर को अगर लगता है कि सीबीएफसी का डिसीजन गलत है, तो वो सीधा जाके वो हाई कोर्ट जा सकता है अपने उस अपील को लेकर। ये गवर्नमेंट ने साफ किया है। अब प्रॉब्लम ये है, जितने भी प्रोड्यूसर्स वगैरह हैं वो कह ये रहे हैं कि गवर्नमेंट, अगर हाई कोर्ट जाते हैं तो वैसे ही बहुत टाइम लगता है। हाई कोर्ट में पहले से ही इतने सारे केसेस हैं, तो हमारे केसेस को नहीं सुना जाएगा और इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा और इससे हमारे बिजनेस क्या होगी, लॉस हो सकता है। तो ये पूरा मसला है, ये पूरे एफसीएटी एबॉलिश और बाकी ये फिल्म सर्टिफिकेशन के बीच में।
तो थोड़ा समझते हैं कि आखिर सीबीएफसी क्या है, उसकी ऑर्गेनाइजेशन कैसी है। The statutory body was constituted to hear the appeal of filmmaker aggregated by the Central Board of Film Certification Order and has instrumental in the release of number of films. तो एफसीएटी पास में बहुत सारे ऐसे डिसीजन दिए हैं सीबीएफसी के अगेंस्ट, जैसे कि एक फिल्म आई थी लिपस्टिक अंडर माय बुर्का इन जुलाई। उसमें क्या हुआ था कि उस फ़िल्म ने मतलब सीबीएसई ने इसको टैग दिया था और एक टैग और उस सर्टिफ़िकेट में बहुत सारे कट्स लगाए थे, जिसमें एफसीएटी ने उस ऑर्डर को रिवर्स कर दिया था और बहुत सारे मतलब बहुत सारे कट्स उसने रिलीज़ कर दिया था कि वो कट नहीं करने की ज़रूरत नहीं है। So producer have to directly approach to the High Court to address their grievances. Among the various remedies available on appeal to FCAT include appeal against the certification order of the CBFC, its refusal to certify a movie or the modification suggested by the board. A landmark instance in this case was in 2020 after CBFC refused to certify Alankrita Srivastav lipstick under my burqa. FCAT ordered the body to grant an A certificate after suggesting a few edit. तो कुछ few edit करने के बाद इस फिल्म को बोला कि ठीक है आप A certificate देके इस फिल्म को रिलीज कर दीजिए। उसी तरह से एक बार और हुआ था जिसमें एफसीटी क्लियर द रिलीज ऑफ कुशंस नंदिस बाबू मोशाई बंदूकबाज स्टारिंग नवाजुद्दीन सिद्दीकी आफ्टर 8 माइनर वॉलंटरी कट्स। Then CBSE, then led by filmmaker Pahlal Nihalni, has ordered 48 cuts in the film after giving it an A certificate, objecting to the cuss word and certain scenes. तो कुछ सीन और कुछ हार्श वर्ड के चलते उसको 48 कट्स लगाए गए थे, बट इसको फिर एफसीएटी ने बहुत माइनर कट्स करके उस फिल्म को रिलीज कर दिया। तो ये रहा था कि दोनों ऑर्गेनाइजेशन के बीच में बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे थे, कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा था, जिसके चलते गवर्नमेंट ने सोचा कि क्यों ना हम एफसीएटी को हटा दें और सीबीएफसी ही एक तरह की अथॉरिटी रख दे जो ये सारे ऑर्डर्स दिया करेगी। इससे फायदा ये भी होगा कि ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा और अगर लोगों को बहुत ज्यादा लगता है तो दे कैन इवन गो टू द हाई कोर्ट इज ऑलवेज ओपन। ये गवर्नमेंट का स्टैंड है। बट फिल्म प्रोड्यूसर्स फिल्म जगत में थोड़ी इस बात को लेकर थोड़ी नाराजगी है कि क्योंकि अब टाइम ज्यादा लगेगा, इसके चलते उनके बिजनेस या उनके राइट्स के ऊपर में इफेक्ट हो सकता है, तो हेंस दे कैन गो टू द इसके लिए फिर ये हाई कोर्ट को बीच में लाना और एफसीटी को हटाना उनके उनके फेवर में नहीं है। खैर आगे बढ़ते हैं, थोड़ा हम लोग समझते हैं सीबीएफसी क्या है और इसको ये कैसा सर्टिफिकेशन देता है। तो देखिए सीबीएफसी जो होता है इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन और इसका जो हेडक्वार्टर है मुंबई में। इज अ स्टैट्यूटरी फिल्म सर्टिफिकेशन बॉडी बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इट इज टास्क्ड विद रेगुलेटिंग द पब्लिक एग्जीबिशन ऑफ फिल्म अंडर द प्रोविजंस ऑफ सिनेमेटोग्राफी एक्ट 1952। ये 1952 के एक्ट के तहत इसको बनाया गया था और ऐसी कोई भी फिल्म और ऐसे कोई भी फिल्म जो पब्लिक एग्जीबिशंस के लिए रखी दिखाई जा रही है उसके लिए इसका सर्टिफिकेशन लेना अनिवार्य या जरूरी होगा। बिना इसके सर्टिफिकेशन के आप कोई भी फिल्म पब्लिक में रिलीज नहीं कर सकते। आप सबने देखा होगा कि जब फिल्म चालू होता है तो उससे पहले ये इस तरह के कुछ स्लाइड आता है जिसमें उस फिल्म का सर्टिफिकेशन दिया जाता है। The film screened in cinemas and on television may only be publicly exhibited in India after certification by the board। तो ये बोर्ड जब तक सर्टिफाई नहीं करता तब तक आप किसी भी फिल्म को रिलीज नहीं कर सकते हो। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट द बोर्ड, इस बोर्ड में ऑफिशियल एंड नॉन ऑफिशियल मेंबर्स होते हैं। द बोर्ड कंसिस्ट ऑफ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स एंड ए चेयरमैन। इसके चेयरमैन प्रेजेंट जो चेयरमैन है उनका नाम है प्रसून जोशी। ऑल ऑफ हुम आर अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड फंक्शनिंग विद हेडक्वार्टर एट मुंबई। तो सीबीएफसी का हेडक्वार्टर है मुंबई में। इसके 9 रीजनल ऑफिसेस हैं, 1 ईच एट मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलोर, तिरुवनंतपुरम, हैदराबाद, न्यू दिल्ली, कटक एंड गुवाहाटी। तो ये उसके कुछ रीजनल सेंटर्स हैं, रीजनल ऑफिसेस हैं। उसमें कुछ और रीजनल ऑफिसेस हैं जो असिस्ट करता है एग्जामिनेशन में फिल्म बाय एडवाइजरी पैनल से। कुछ और भी रीजनल ऑफिसेस जो एडवाइजरी पैनल है जहां पर वो फिल्म सर्टिफिकेशन होती है। द मेंबर ऑफ द पैनल आर नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय ड्राइंग पीपल फ्रॉम डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ फॉर ए पीरियड ऑफ 2 ईयर। 2 साल तक का उनका टेन्योर होता है। ठीक है, देखिए जो सीबीएफसी है उसका जो प्रिंसिपल गाइडिंग प्रिंसिपल जो होता है, द बोर्ड्स गाइडिंग प्रिंसिपल आर टू इंश्योर हेल्दी पब्लिक एंटरटेनमेंट एंड एजुकेशन एंड यूजिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजी टू मेक द सर्टिफिकेशन प्रोसेस एंड ब्रॉड एक्टिविटीज ट्रांसपेरेंट टू फिल्म मेकर्स, मीडिया एंड द पब्लिक। ठीक है, तो ये इसके कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल होते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये जो सर्टिफिकेशन जो होता है, ये जो फिल्म जो सीबीएफसी जो सर्टिफाई करता है, ये कुछ ऐसे और भी सर्टिफिकेट्स देते हैं, जैसे कि द बोर्ड करंटली इशू 4 चार तरह का सर्टिफिकेट दिया जाता है, जैसे कि यू ए यू ए और एस। तो बहुत ही साफ क्लियर है ये कि सबसे पहला जो सर्टिफिकेट होता है वो यू का होता है। यू माने होता है अनरेस्ट्रिक्टेड पब्लिक एग्जीबिशन, जो किसी भी ग्रुप के ऑडियंस के लिए सही होता है, बच्चे बूढ़े कोई भी देख सकता है इस फिल्म को, कोई दिक्कत नहीं।
दूसरा एक सर्टिफिकेट आता है जिसमें यू और ए दिया जाता है, जिसमें पैरेंटल गाइडेंस होता है बच्चों के लिए। अगर 12 साल से कम बच्चे हैं तो उनके लिए पेरेंट्स की गाइडेंस होती है। हो सकता है उसमें खून खराबा या कुछ डेंजरस सीन हो जिसके चलते बच्चे डर सकते हैं, इसके लिए फिर पेरेंट के गाइडेंस जरूरी होते हैं। और ये जो होता है वो रेस्ट्रिक्टेड फॉर एडल्ट जो 18 ईयर्स के ऊपर जो बच्चे जो ऑडियंस होते हैं उनके लिए ये ए एडल्ट सीरीज की ए सर्टिफिकेट दिया जाता है। और एस जो होता है, एस सर्टिफिकेट आमतौर पे एक स्पेशलाइज्ड ग्रुप के लिए दिया जाता है, या सिर्फ स्पेशलाइज्ड ग्रुप के पीपल ही देख सकते हैं। जैसे कि हो सकता है कोई मेडिकल फिल्म वगैरह हो, कोई डॉक्टर्स के लिए फिल्म हो, या कोई साइंटिस्ट के लिए या कोई इंजीनियर्स के लिए फिल्म बनती है, उसके लिए एस सर्टिफिकेट दिया जाता है। होप ये आपको क्लियर हुआ होगा सीबीएफसी का। चलिए हम अपने नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। जो नेक्स्ट हमारा न्यूज है वो है आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी से रिलेटेड। और न्यूज ये है कि रिसेंटली आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है वो रेट्स को अनचेंज रखा है। जैसे कि पॉलिसी रेट जो होता है, जैसे कि रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट, उसको चेंज नहीं किया है। The Reserve Bank of India Monetary Policy Committee, in its meeting over the last 3 days, has decided to keep its short-term lending rate or the repo rate unchanged at 4%, in line with the market expectations. देखिए, रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी थी उसने क्या किया है कि जो लेंडिंग रेट जो होता है, शॉर्ट टर्म लेंडिंग रेट, जो रेपो और रिवर्स रेपो रेट जो होता है, उसको इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने चेंज नहीं किया है। उसने इसमें किसी भी तरह का चेंजेस नहीं अलाउ किए हैं, किसी भी तरह के चेंजेस मतलब चेंजेस का रिकमेंडेशन नहीं दिया है जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था। इससे अच्छी बात ये है कि मार्केट में और ज़्यादा फंड होगा। और अभी जो क्योंकि कोरोना के चलते मार्केट की इकोनॉमी बहुत डाउन है, तो मार्केट नीड लिक्विडिटी, मार्केट में पैसा होना चाहिए ताकि लोग उस पैसे को इन्वेस्ट करें और इस मार्केट के ग्रोथ को मेंटेन या बढ़ाया जा सके। तो इसके चलते आरबीआई ने किसी भी तरह के शॉर्ट टर्म लेंडिंग रेट में किसी भी तरह का छेड़छाड़ नहीं किया। द सेंट्रल बैंक ऑल्सो अनाउंस अ सीरीज ऑफ मेजर्स टू इंजेक्ट लिक्विडिटी। ना सिर्फ वो रेपो रेट चेंज अनचेंज किया है, रेदर और भी बहुत सारे और भी प्रोविजंस बताए हैं जिसके तहत मार्केट में गवर्नमेंट और भी ज्यादा लिक्विडिटी इन्फ्यूज करेगी। The central bank also announced a series of measures to inject liquidity in the government security market and the financial system. Announcing the monetary policy today, RBI Governor Shaktikant Das said the central bank will maintain its accommodative stance. थोड़ा हम लोग समझेंगे आखिर ये accommodative stance होता क्या है? As long as required to sustain growth on a durable basis. तो शशिकांत दास ने कहा है कि आरबीआई accommodative stance को भी मेंटेन करेगी to increase the liquidity in the market. The MPC also decided to continue with the accommodative stance as long as necessary to sustain growth on a durable basis and continue to mitigate the impact of COVID-19 on the economy while ensuring that inflation remains within the target going forward. accommodative stance आरबीआई फॉलो करेगी जिसके तहत मार्केट में और लिक्विडिटी इन्फ्यूज हो। तो थोड़ा हम समझते हैं आखिर ये accommodative मॉनेटरी पॉलिसी होती क्या है। देखिए, accommodative मॉनेटरी पॉलिसी अगर बोला जाए, इसको लूज क्रेडिट और इजी मॉनेटरी पॉलिसी भी बोला जाता है। इसको लूज क्रेडिट या इजी मॉनेटरी पॉलिसी भी बोला जाता है। और इट ऑकर्स व्हेन अ सेंट्रल बैंक, जैसे कि हमारा जो आरबीआई है, अटेम्प्ट टू एक्सपेंड द ओवरऑल मनी सप्लाई टू बूस्ट द इकोनॉमी व्हेन ग्रोथ इज स्लो। जैसे कि अगर ग्रोथ स्लो हो रहा है तो जितने भी फेडरल जो रिजर्व बैंक हमारा वो मार्केट में या इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए मनी सप्लाई को इंक्रीज कर देता है। जिससे होगा क्या, थोड़ा सा इन्फ्लेशन आएगा, बट हाँ इकोनॉमी चलती रहेगी और ग्रोथ रुकेगा नहीं। होप ये पॉइंट आप लोग को समझ में आया होगा। The policy is implemented to allow the money supply to rise in line with the national income and the demand for money. आरबीआई देखेगा कि कितना डिमांड ऑफ मनी है, एक्सेस तो नहीं डालेगा, पर हाँ जितना मार्केट में मनी की रिक्वायरमेंट है उतने अमाउंट जरूर इन्फ्यूज करता है। So accommodative monetary policy is when central bank expand the money supplies to boost the economy, and monetary policies that are considered accommodative include lowering the repo rate or reverse repo rate. These measures are meant to make money less expensive to borrow and encourage more spending. तो जैसे ही देखिए मार्केट में अगर मनी लिक्विडिटी बढ़ेगा तो बैंक ज्यादा कर्ज या लोन देंगे, जिसके चलते मार्केट में इकोनॉमिक एक्टिविटीज और ज्यादा इंक्रीज करेगा और स्पेंडिंग इंक्रीज होगा, जिसके चलते इकोनॉमी चलेगी। तो ओवरऑल ये सारे जो मेजर्स होते हैं मार्केट के ग्रोथ के लिए, जिससे फायदा ये होता है कि अगर मार्केट में इकोनॉमी में पैसे होंगे तो वो लिक्विडिटी होंगे तो ग्रोथ बढ़ेगा या मार्केट रन करेगा। होप ये पॉइंट समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो देखते हैं एमपीसी क्या होता है। देखिए एमपीसी पहले ही हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। एमपीसी इज अ 6 मेंबर पैनल दैट असेस द कंडीशंस ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन। ये मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशंस को देखता है एंड ऑन द फाइनल डे ऑफ एमपीसी मीटिंग द एमपीसी डिसाइड अपॉन वेरियस फैक्टर फॉर द इकोनॉमी एंड इशू फॉर द पब्लिक। तो ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या करती है आरबीआई की, ये देखती है मीटिंग करके कि अभी हमें मॉनेटरी पॉलिसीज में क्या इन्फ्यूज करना है, कौन से फैक्टर या कौन सा स्टेप्स लेना है ताकि हम लोग मार्केट या इकोनॉमी को बूस्ट कर सके। नॉर्मली इट फिक्सेस द बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट ऑफ द आरबीआई। आरबीआई का बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट फिक्स करता है और ये इन्फ्लेशन के टारगेट को भी फिक्स करता है। ठीक है, ये इसमें 6 मेंबर होते हैं जिसमें 3 गवर्नमेंट के मेंबर होते हैं और 3 आरबीआई के मेंबर होते हैं इंक्लूडिंग गवर्नर। ये सारे लोग मिलके ये मॉनेटरी पॉलिसी डिसाइड करते हैं। होप ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा आपको। एमपीसी और गवर्नमेंट का ये इनिशिएटिव, आरबीआई का जो ये इनिशिएटिव है जिसने आरबीआई ने रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को डिक्रीज मतलब मेंटेन करके रखा हुआ है। होप ये स्टेप हमारे इकोनॉमी को बूस्ट करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो रिलेटेड है प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम से। देखिए रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है कि वी आर गोइंग टू प्रोवाइड प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम्स फॉर एयर कंडीशनर एंड एलईडी लाइट सेक्टर्स। देखिए ये प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम्स जो होता है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्ट किया है, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने या उसके ग्रोथ के लिए ये एक तरह की इंसेंटिव प्रोवाइड कराई जाती है ताकि हमारे यहाँ डोमेस्टिक प्रोडक्शन इंक्रीज हो, ना कि बाहर से हम लोग इंपोर्ट करें। प्रेजेंटली ये एयर कंडीशनर और एलईडी लाइट सेक्टर को दिया जा रहा है कितना, 6238 करोड़ का इंसेंटिव। The government on Wednesday approved a production link incentive scheme for air conditioner and LED light sector with an outlay of rupees 6,238 crore. The production link incentive scheme for white goods will extend an incentive of 4 to 6% on incremental sale of good manufactured in India for a period of 5 years to companies engaged in manufacturing of AC and LED lights. ठीक है, तो एसी और एलईडी लाइट जो लाइट से रिलेटेड जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं, अगर वो इंक्रीज करती है, वो अगर वो मैन्युफैक्चर करती है तो उनको प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम दिया जाएगा। अगर इंक्रीमेंटल सेल होता है तो उसके ऊपर में एक तरह से प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव दिया जाएगा ऐसी कंपनियों को। कौन? ऐसी कंपनियां जो एसी और एलईडी लाइट से रिलेटेड है। The scheme will be implemented across India and won't be specific to any location, area or segment of population. तो ये all over India में होगा, ना कि किसी एक particular area या किसी particular sectors में या segment में। ठीक है, ये पूरे all over India में दिया जाएगा। तो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम्स फॉर लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर, ये इंसेंटिव होगा 4 to 6% ऑन इंक्रीमेंटल सेल ओवर बेस ईयर ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। ये सिर्फ उसी गुड्स के ऊपर में जो इंडिया में मैन्युफैक्चर होगा। इसके जो टारगेट सेगमेंट्स होंगे होते थे पहले, ये मोबाइल फोन्स एंड स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। एलिजिबिलिटी ये होता है कि सब्जेक्ट टू द थ्रेशोल्ड ऑफ इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट एंड इंक्रीमेंटल सेल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग गुड। ये आपको एक पर्टिकुलर इंक्रीमेंटल सेल करना पड़ेगा किसी मैन्युफैक्चरिंग गुड्स में, तभी ये प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम्स आपको मिलेगा। टेनियर ये होता है 5 ईयर सब्सिक्वेंट टू द बेस ईयर एज डिफाइंड फाइनेंशियल ईयर 1920। तो 5 ईयर्स इसका मिनिमम सब्सिक्वेंट बेस ईयर होना चाहिए टेनियर का। ये टेनियर इसका 5 ईयर सब्सिक्वेंट टू बेस ईयर होना चाहिए। नेक्स्ट, दिस स्कीम विल गिव ए बूस्ट टू डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर। ये जो स्कीम है ऑब्वियस सी बात है हेल्प करेगा हमारे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को और उनको और ज्यादा प्रमोट करेगा मैन्युफैक्चर करने के लिए। With this decision of the Union Cabinet today, a total of 9 out of 13 production link incentive schemes have been approved to date, while the rest of 4 schemes are in advanced stage. बाकी के 4 schemes है वो भी advanced stage में है। The production link incentive scheme is aimed at boosting domestic manufacturing in the country. It is designed to create a complete component ecosystem in India and make India an integral part of the global supply chain. तो ऑब्वियस सी बात है गवर्नमेंट मेक इन इंडिया के तहत ये प्रोग्राम को प्रमोट कर रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा हमारे कंट्री में मैन्युफैक्चर हो और ये इस प्रोडक्ट्स को हम ग्रोथ मतलब सेल या एक्सपोर्ट कर पाए। होप ये प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम हेल्प करेगा हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को और भी ज्यादा ग्रोथ करने में। This scheme is expected to attract global investment, generate large scale employment opportunities and enhance exports substantially. तो ये export ये help करेगा हमारे manufacturing unit को large scale employment generations में और export में भी बहुत ज़्यादा ये help करेगा। तो hope ये concept आपको clear हुआ होगा। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर हम मिलेंगे डीएनए के एक अलग सेगमेंट में। तब तक के लिए शुक्रिया। आशा है आपको हमारा ये इनिशिएटिव अच्छा लगा होगा। ऐसे और वीडियोस के लिए आप हमारे यूट्यूब पेज इंस्पिरेशन आईएएस लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे।